हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज इस चैनल पर मैं आपके लिए पहली बार हिंदी का वीडियो भी लेकर आया हूं और ये वीडियो जो है स्पेशली मैं अपने यूपी टेट जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, साथ ही साथ यूपीएसआई जो नया अभी फार्म आ रहा है 1 अप्रैल से उनके लिए, यूपी पेट उनके लिए विशेष रूप से इनको ध्यान में रख के मैं हिंदी के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। और अभी 25 मार्च 2021 से टेंटेटिव है, यानी आने वाली है एसएससी जीडी की वैकेंसी। तो इन सभी वैकेंसियों को देखते हुए मैं आपके लिए, आपके कहने से, आपके डिमांड से जो है हिंदी का वीडियो लेकर आया हूँ। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे आपको तो दूसरे एजुकेशनल ग्रुप में भी, जिस ग्रुप में भी होते हैं, जो भी आपके फ्रेंड हो, इस वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। और जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का आल वाला बटन नहीं दबाए हैं, वे जल्द से जल्द आल वाला बटन दबा लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है वो बहुत सारे क्लासेस इस पर आने वाले हैं। हालांकि मैं अकेले हूं, अगर कोई क्लास देने में थोड़ा सा लेट हो जाता है तो आप इस बात को समझिए कि सर का ऑफलाइन भी क्लास चलता है और ऑनलाइन भी क्लास है। तो ऑफलाइन में हमें पढ़ाने के बाद जो समय मिलता है उसी से हम जो है ये आपका ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, और ये भी आपके लिए निःशुल्क है, फ्री है आपके लिए। ठीक है, आप इसमें पढ़िए और पढ़कर जो है इसका आनंद लीजिए। ठीक है, तो आते हैं हमारे आपके टॉपिक पे। जैसा कि आप थंबनेल में भी देखेंगे और मेरे बोर्ड के ऊपर भी देख रहे हैं, हमने हेडिंग दिया है वर्णमाला। तो हम स्टार्टिंग करेंगे व्याकरण के वर्णमाला से ही, और यहाँ से स्टार्टिंग करते करते हम लास्ट में हिंदी साहित्य के इतिहास पर जाएंगे। तो सबसे पहले हम वर्णमाला को हम लोग देखेंगे। तो वर्णमाला यानी हिंदी वर्णमाला आपका ऐसा टॉपिक है जहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको पढ़ाने के पहले थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो है मैं लिपि के बारे में दूंगा। अगर ये वीडियो जो है कई पार्ट में बनेगा वर्णमाला का, तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं इसको देता जाऊंगा, आप उसको देखते जाइएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको लिपि के बारे में बताना चाहता हूँ कि लिपि क्या होती है। ठीक है, लिपि जो है वो ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं, यानी ध्वनि चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। अब ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है, ऐसा क्यों? तो बात उस समय की है जब हमारे पूर्वज जो भी रहे हों वो एक आवाज़ निकालते थे। तो जो आवाज़ निकालते थे वो आवाज़ ही ध्वनि कहलाती थी। वही आवाज़ क्या है? ध्वनि थी। जो उनके मुंह से आवाज़ निकलती थी वो एक ध्वनि थी, एक तरह से ध्वनि। तो उन्होंने सोचा कि हमारे बाद हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं उनके लिए जो है कुछ ऐसा लिख दिया जाए या कुछ ऐसा चिन्ह बना दिया जाए, ठीक है, उस चिन्ह को पहचान कर जान जाए कि यह शब्द, यह ध्वनि ऐसा ही है, यह ध्वनि ऐसा ही होता है। ठीक है, तो यह विचार रखकर उन्होंने लिपियों को बनाया और लिपियों को विकसित किया। जैसे कि कोई बोलता है क, तो यहाँ के व्यक्ति मान लीजिए कोई बोलता है क, कहीं दक्षिण भारत में कोई इसी को क बोलते हो, ठीक, या कहीं विदेश में भी किसी चीज को क बोलते हो, तो हर का अपना अपना लिखने का अलग तरीका है। तो जो ध्वनियों को व्यक्त करने का, जो ध्वनि को व्यक्त करने के लिए जो चिन्हों का प्रयोग किया गया, जो ध्वनि को व्यक्त करने के लिए संकेतों का प्रयोग किया गया, वही क्या कहलाई? लिपि कहलाई। ठीक है, यानी हम ध्वनि को जिस रूप में लिखते हैं वो तो वर्ण होता है, और वर्ण को जिस चिन्हों के साथ लिखा जाता है वह लिपि कहलाती है। ठीक है, तो ध्वनि चिन्हों को लिपि कहते हैं। जिस रूप में वर्ण लिखे जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे क, ख, ये देवनागरी लिपि का है, ए, बी रोमन लिपि का है। इसी तरह से पंजाबी लिपि में गुरमुखी जो लिपि होती है वो आती है, उर्दू आती है। ठीक है, हालांकि हम 2 ही लिपि जानते हैं तो इसलिए 2 ही लिपि हम लिख भी पाए हैं। ठीक, तो लिपि क्या है? ध्वनि संकेतों को लिखना, ध्वनि को संकेतों के रूप में लिखना, चिन्हों के रूप में लिखना ही लिपि कहलाती है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है।
बहुत सारे पेपर में ये क्वेश्चंस आता रहता है कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ठीक है, तो हम उस पर आते हैं। पहले आपको थोड़ा सा बता देते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। और इस देवनागरी लिपि को लोक लिपि भी कहते हैं, लोक लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि जो है क्या है, देवनागरी लिपि है। इसे लोक नागरी लिपि भी कहते हैं, इसको हिंदी लिपि भी कहते हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। इसकी एक विशेषता है कि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। यह न तो शुद्ध रूप से अक्षरात्मक है और न ही शुद्ध रूप से यह बड़ात्मक लिपि है। न तो यह शुद्ध रूप से अक्षरात्मक है और न ही यह शुद्ध रूप से बड़ात्मक लिपि है। ठीक है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास जो है वह ब्राह्मी लिपि से हुआ। अधिकतर भाषाओं का जो विकास हुआ है वो कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि यानी ब्रह्मा की लिपि जो हमारे आदि थे वहाँ से चला रहा, देवों की तरफ से चला आ रहा है ब्राह्मी लिपि। देवनागरी लिपि का प्रयोग व्यापक रूप से संस्कृत, हिंदी, मराठी एवं नेपाली में किया जाता है। संस्कृत, हिंदी, मराठी एवं नेपाली में किया जाता है। ठीक है, जो ब्राह्मी लिपि होती है वो प्राचीन संस्कृत और पाली ये भाषाओं में बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है, ब्राह्मी लिपि का। अरबी लिपि में जो होता है, अरबी लिपि से आता है उर्दू भाषा। अरबी लिपि का होता है उर्दू भाषा। तो उर्दू भाषा की लिपि जो हो गई अरबी हो गई। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, गुरुमुखी लिपि है। उसी तरह से अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन है, रोमन लिपि है। ठीक है, आपको हम यहाँ पे एक संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं लिपि का। वैसे जब हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी साहित्य का इतिहास तो वहाँ पर भाषा और बोलियाँ जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पर इसका एक बार फिर से बताया जाएगा। ये पेपर में आपके कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैं छोटा सा वीडियो बता दिया हूँ, क्योंकि आगे चलकर मुझे वर्णमाला पढ़ाना है तो वहाँ वर्ण और ध्वनियाँ पढ़ाना है, तो वहाँ लिपि भी बतानी पड़ती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे छोटा सा विवरण इसको दे रहे हैं। अच्छा, तो देवनागरी में सुधारों का आरंभिक प्रयत्न किसने किया था, महादेव गोविंद रानडे ने, महादेव गोविंद रानडे ने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फैक्ट्स हैं। अब इसे प्रश्न कैसे बनते हैं और कहाँ कहाँ प्रश्न आए हुए हैं, आपके पास कोई किताब होगी तो आप उस किताब में देख सकते हैं इन प्रश्नों को। ठीक है, वैसे मैं आपके लिए 3 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पर लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन है, ये पूछता रहता है आपके पेपर में कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, अधिकतर भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ, अधिकतर भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ। और तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। तो हम इसके ऑप्शन भी बोल देते हैं इस लास्ट वाला क्वेश्चन का, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली। तो तीसरा जो मेरा क्वेश्चन है ये है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में बोली जाती है, सिंधी, पंजाबी, बांग्ला, नेपाली। तो इसका आंसर क्या होगा, अभी आपको जस्ट मैंने पढ़ाया कि हिंदी भाषा के अलावा देवनागरी लिपि का प्रयोग व्यापक रूप से संस्कृत, हिंदी, मराठी एवं नेपाली में होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेपाली में हो जाएगा। मेरा पहला क्वेश्चन था कि हिंदी भाषा में सबसे अधिक हिंदी भाषा में कौन सी लिपि प्रयोग की जाती है, हिंदी भाषा में कौन सी लिपि प्रयोग की जाती है। तो इसका आंसर होगा आपका देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि कैसी है, देवनागरी लिपि। और जो मेरा दूसरा क्वेश्चन था कि अधिकतर भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, तो अधिकतर भाषाओं का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, और भाषाओं, हिंदी भाषा की आदि जननी किसे माना गया है, तो वह है संस्कृत। संस्कृत भारत में बोले जाने वाली लगभग सभी भाषाओं की आदि जननी है। ठीक है, तो यहाँ लिपि से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ बनते हैं। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा वर्णमाला पर। ठीक है, थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग वर्णमाला पर कि वर्णमाला में क्या है, कैसे होता है। तो इसको देखिए, वर्णमाला। ठीक, तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी की वर्णमाला, याद रखिएगा। हाँ, और जो वर्णमाला है, वर्णमाला
वर्णमाला। ठीक, नाम से ही आपको मालूम होता है वर्ण की माला, यानी वर्णों की माला। अर्थात जब हम वर्ण को एक क्रम में रखते हैं, सजाते हैं, तो ये क्या बनता है? वर्णमाला बनता है। लेकिन परीक्षा में ऐसे नहीं आता। परीक्षा में इसकी परिभाषा भी पूछ देता है, और इसकी परिभाषा आपको ऐसे देनी चाहिए कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्णों के व्यवस्थित क्रम का मतलब क्या हो गया कि आप क से अंग तक जानते हैं, क से ह तक जानते हैं, क से ह तक हमारा वर्ण होता है। तो कोई ऐसे थोड़ी ना लिखता है ख, ज, य, ट, फ, म, क, घ, ग, ऐसे कोई थोड़ी ना लिखता है। ये भी तो वर्णों का जो है समूह है, ये भी तो वर्णों का समूह है कि नहीं है? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहते। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना? तो आप हमेशा परिभाषा ऐसे दीजिएगा कि परिभाषा आप लिख लीजिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। इसको और एक रूप में आप कह सकते हैं, लिपि चिन्हों, लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। अब इस टाइप के भी क्वेश्चंस हमने देखा है, तो इसलिए मैंने इसे बता दिया कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। अब लिपि चिन्ह, अब आपका लिपि जो है देवनागरी है, और वही देवनागरी यानी क ख ग घ जब आप वर्ण व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो आपके क्या बन गई? वो वर्णमाला बन गई। तो आप ये भी कह सकते हैं कि लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब वर्णमाला में एक शब्द आता है वर्ण। ठीक ना? ये वर्ण क्या होता है? ये वर्ण क्या होता है? ठीक, तो सुनिए, वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसको वर्ण कहते हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते वे वर्ण कहलाते हैं। अर्थात वर्ण एक ध्वनि है, अर्थात वर्ण एक ध्वनि है। जो मुंह से निकलता है वह ध्वनि है, और जब हम उसको लिख देते हैं तो वह वर्ण है। ठीक है, तो आप कह सकते हो ध्वनि जो है वो लिखित रूप में जब जाता है तो वह वर्ण बन जाता है। ठीक है, इसकी एक परिभाषा और होती है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। ठीक, और वर्ण ही ध्वनि है और ध्वनि ही वर्ण है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ठीक है, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वर्ण बराबर अगर ध्वनि है तो वर्ण का अर्थ क्या निकला? वर्ण का अर्थ निकला ध्वनि का लिखित रूप, और ध्वनि का अर्थ क्या निकला? वर्ण का मौखिक रूप। ठीक है, मौखिक रूप। तो वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है, और ध्वनि क्या है? वर्ण का मौखिक रूप है। अर्थात वर्ण ही ध्वनि है और ध्वनि ही वर्ण है। हमारे मुंह से जो निकल रहा है वो ध्वनि है, जब हम इसको लिख दे रहे हैं तो वो वर्ण है। और वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। ठीक है, वर्ण वो होता है, ध्वनि का वह टुकड़ा होता है जिसको अब और तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक, तो वर्ण आपको समझ में आ गए होंगे कि वर्ण क्या है। तो अगर हम ये बात करें कि वर्ण तालिका क्या है? वर्ण तालिका, वर्ण तालिका। ठीक है, यानी हिंदी में, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदी भाषा में 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, 52 वर्ण। तो हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? 52 वर्ण होते हैं। वर्ण को 2 भागों में बांटा गया है। आपके
वीडियो के पेपर में वर्ण ना बोलकर उसने पूछा था कि ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया है। तो ध्वनि बोले ध्वनि को कितने भागों में बांटा गया है, या वर्ण बोले वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, तो दोनों का अर्थ एक ही है। वर्ण या ध्वनि को दो भागों में बांटा गया है। क्या? एक स्वर और एक व्यंजन। एक स्वर और एक व्यंजन, ठीक है। स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है? तो वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं, वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं वे स्वर कहलाती हैं। वे ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से बोली जाती हैं वे स्वर कहलाती हैं। यानी ये स्वर जो है स्वतंत्र है, इस पर किसी का बंधन नहीं है। व्यंजन क्या है? वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं व्यंजन कहलाती हैं। वे ध्वनियाँ जो स्वर की सहायता से बोली जाती हैं व्यंजन कहलाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर चार होते हैं, अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर चार होते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो आ, ई, उ, ठीक है, आ, ई, उ, ओ, इससे पहले ए, ओ, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 होते हैं, ये 7 होते हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? टोटल 11 होती है। अगर ऐसे पूछेगा प्रश्न तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल कितनी संख्या होती है, तो आपको बताना है 11 होती है। लेकिन ये भी तो होते हैं अंक और अ, अंक और अ, ये अयोगवा होते हैं, अयोगवा होते हैं, ठीक है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे जब हम इसको स्वर को पूरा रूप से पढ़ाएंगे। अब थोड़ा सा व्यंजन के बारे में बता देते हैं, ठीक, व्यंजन के बारे में बता देते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है, और ये 33 जो वर्ण हैं वो परंपरागत वर्ण हैं, ठीक है। अगर ऐसे बात की जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, ठीक, तो 11 है। और ये कहा जाए कि कितने स्वर होते हैं, हिंदी में कितने स्वर होते हैं, तो 13 स्वर होते हैं, 13 स्वर, इस पर आएंगे हम। और यह बोला जाए कि हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं, तो 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन यह बोल दिया जाए कि हिंदी में कुल कितने व्यंजन हैं, हिंदी में कितने व्यंजन हैं, तो 39 व्यंजन हैं। और ये कैसे होंगे मैं आपको सिद्ध करके दिखाऊंगा, यहाँ प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो आप घबराइएगा नहीं, पहले पूरे क्लास को समझिए। व्यंजन यानी जो व्यंजन होते हैं वो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? स्वरों की सहायता से। अगर स्वरों की सहायता से व्यंजन ना हो, ठीक है, स्वरों की सहायता, अगर व्यंजन की सहायता स्वर ना करें तो व्यंजन को बोलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये क, ख, ग, घ, इन्हें हम लोग वर्ण व्यंजन कहेंगे, वर्ण व्यंजन, क्योंकि इनके में स्वर लगा हुआ है। इनको अगर हमको स्वर रहित करना होगा तो इसके नीचे आपको हलंत लगाना चाहिए। अब ये हलंत लग जाने से अब ये व्यंजन है, और इस व्यंजन में कोई स्वर नहीं है। क्या आप इसको उच्चारित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो वे ध्वनि जो स्वर की सहायता से उच्चारित की जाती है वही व्यंजन कहलाती है, वही व्यंजन कहलाती है, ठीक है। तो वर्ण 52 होते हैं,
स्वर आपको 11 परंपरागत माने जाते हैं, 33 आपको व्यंजन माने जाते हैं। कुल स्वरों की संख्या 13 होती है, कुल व्यंजनों की संख्या 39 होती है। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये जानते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। और तब तक थोड़ा सा वेट करिए अगले वीडियो का। अगला वीडियो जो है मैं जल्द इस पर लोड करूँगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।